Hello everyone, again all of you very welcome on the platform of Sahid Pramod B.Ed College for the course of BSc B.Ed integrated course, and we are taking physics part 1 and today's topic is Frobenius method and Bessel's equation. So आज हम डिस्कस करेंगे फ्रोबनियस मेथड और बेसेल्स इक्वेशन के बारे में। ये जो फ्रोबनियस मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओके, सिलेबस में मेंशन किया हुआ नहीं है, बट सिंस दिस इक्वेशन बेसेल्स इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द फ्रोबनियस मेथड, दैट्स व्हाई दिस इज नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द फ्रोबनियस मेथड। अगर आप पहले का लेक्चर याद करेंगे, when I have given after ordinary point I have given two equations difference, that is पावर सीरीज मेथड और फ्रोबनियस मेथड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे हमने चर्चा करी थी कि फ्रोबनियस मेथड में क्या कंडीशन होना चाहिए। बट अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू एंड आई विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रिंसिपल टू मेथड एनी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन बी सोल्व बाय दिस फ्रोबनियस मेथड। ओके, तो पहला जो वर्किंग रूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप पावर सीरीज मेथड अच्छे से समझ गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कुछ समस्या आने वाली है। कुछ नया चीज़ है, ठीक है, टिपिकल है थोड़ा, ठीक है, लेकिन आपको समझने में मुझे दिक्कत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप अगर पावर सीरीज मेथड समझ गए हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहला जो चीज़ है कि जो स्टेप 1 है वो क्या है, इसका फिजिबिलिटी, ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। सो इफ यू हैव टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ इक्वेशन, so there are 4 things. The equation should be homogeneous, this should be second order, that should be linear differential equation, and final is having variable coefficient. अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज फीजिबल सॉल्यूशन, कैन बी सोल्व बाय आइदर पावर सीरीज मेथड और फ्रोबनियस मेथड। ये दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी इज सेम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब एक बार फिजिबिलिटी चेक हो गया तो देन आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इसके जो ओरिजिनल इक्वेशन है या जो उसका जो नॉर्मल इक्वेशन है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P0x, P1x, P2x, ओके। ये चेक करने के बाद यू हैव टू चेक आउट द ऑर्डिनरी पॉइंट एट x इक्वल टू 0। अभी फ्रोबनियस मेथड में क्या है कि आपको निश्चित रूप से x इक्वल टू 0 पे ही उसका ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करना है कि वेदर दिस पॉइंट इज ऑर्डिनरी और नॉट। बट इन फ्रोबनियस मेथड दिस पॉइंट शुड नॉट बी ऑर्डिनरी, ओके, दिस पॉइंट मस्ट बी सिंगुलर पॉइंट, नॉट ओनली सिंगुलर पॉइंट बट ऑल्सो इट शुड बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर इस इक्वेशन को फ्रोबनियस मेथड से सोल्व करना है सो x इक्वल टू 0 मस्ट बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ओके, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो मेथड है फ्रोबनियस मेथड से ये सोल्व हो सकता है। तो अगर आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, P0x इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये 0 होने के बाद, ठीक है, आपका ये बोल सकते हैं कि ये सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन सिंगुलर पॉइंट में 2 पार्ट है इसका, या तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा और नहीं तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन इसके कंडीशन में ये बोल रहा है कि इट मस्ट बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ओके, x माइनस a, ओके, P1x अपॉन P0x, ठीक है, इसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, और इसके साथ साथ लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a होल स्क्वायर इंटू P2x अपॉन P0x, इस दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ये दोनों का वैल्यू अगर फाइनाइट आता है तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड दिस इक्वेशन कैन बी सोल्व बाय दिस फ्रोबनियस मेथड। अगर इनफाइनाइट होता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ओके। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एग्जांपल के साथ कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसा निकालना है, ठीक है।
जब एक बार ये आपका निकल गया कि रेगुलर सिंगल पॉइंट है, तो दिस मेथड कैन बी यूज टू सोल्व द इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में क्या है? यू हैव टू एज्यूम द सॉल्यूशन, यू हैव टू एज्यूम द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें दो तरह के सॉल्यूशन आता है। ठीक है, एक होता है कंप्लीट सॉल्यूशन और दूसरा होता है ट्रायल सॉल्यूशन। ओके, सो यू हैव टू एज्यूम द सॉल्यूशन। ओके, यू हैव टू एज्यूम द सॉल्यूशन दैट इज ट्रायल सॉल्यूशन। तीसरा नंबर में ट्रायल solution. Okay, this is not a final solution, this is not a complete solution, this is one of the solution will be there. Okay, so ये क्या हो जाएगा? y is equal to summation of n is equal to 0, summation of n is equal to 0 to infinity a n x raised to m plus n, जहाँ पे m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, m का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, m कैन बी एनी वैल्यू। ठीक है, m कैन बी एनी वैल्यू। ओके, जब एक बार आपने एज्यूम कर लिया सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? जैसा पावर सीरीज मेथड में कर रहे थे, यू हैव टू डिफरेंशिएट वंस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 0 इंफिनिटी a n m प्लस n इंटू एक्स m प्लस n माइनस 1। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो पावर सीरीज मेथड में मैंने आपको बताया था कि अगर x रेज टू n है, x रेज टू n है, अगर n माइनस 1 होता है तो यहाँ चूंकि n माइनस 1 कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन इन दिस मेथड सिंस m का वैल्यू कुछ भी है, यहाँ पे m का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए इसका जो लोअर लिमिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो भी यहाँ पे इसका वैल्यू कम या ज़्यादा होगा उसको m कंपेंसेट कर लेगा। So while differentiating in Frobenius method, your lower limit or starting value of the summation during differentiating, ठीक है, will not change. So keep it in mind this point. इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए कि अगर फ्रोबनियस मेथड से यूज कर रहे हैं और यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका लोअर लिमिट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो सेम रहेगा। फिर आप इसका क्या निकालेंगे? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? n इक्वल टू 0 इंफिनिटी a n m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स m प्लस n माइनस 2। ओके, और यहाँ पे फिर भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि n इक्वल टू 0 एज इट इज है, बिकॉज कि रूल दोनों के लिए सेम था, बट सिंस ड्यू टू दिस वैल्यू ऑफ m कैन बी एनी वैल्यू, तो इसमें जो भी चेंज होगा उसके पावर में उसको m अकोमोडेट कर लेगा या उसको एडजस्ट कर लेगा। दैट्स वाई जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ पावर सीरीज मेथड एंड दैट ऑफ फ्रोबनियस मेथड। तो जहाँ जहाँ पे चेंज है, जहाँ पे आपको ये चीज़ माइंड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दीज थिंग्स को मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, उस चीज़ों को मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ ताकि आप सोल्व करते समय इस पॉइंट को अपने ध्यान में रखें। ओके, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, एक एक चीज़ को आप समझते जाइए। ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, ओके, सो दिस विल बी इजी टू सोल्व इक्वेशन। ओके, अब चौथा पॉइंट इसका क्या होगा कि पुट द वैल्यूज y dy upon dx d2y upon dx square in given equation। क्या करना है आपको? y का जो वैल्यू आपने एज्यूम किया है उसको फर्स्ट डिफरेंशिएट किया है, उसको डबल डिफरेंशिएट किया है, उसका जो वैल्यू आया वो भी जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें डाल के उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, जब आप पुट कर देंगे उस वैल्यू को, है नहीं, तब उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? पावर सीरीज मेथड में क्या कर रहे थे? वहाँ पे आप इंडेक्सिंग मेथड यूज करके सारे पावर को x रेज टू n कर रहे थे, याद है आपको? ठीक है,
इसमें भी वैसा ही करते हैं, लेकिन इसमें जो हम इंडेक्सिंग मेथड जो यूज करते हैं, ठीक है, वो करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। यूज होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यूज होता है, यूज होता है, लेकिन इसका यूज हम बाद में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सटीट्यूट द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, जो इक्वेशन आएगा उसमें जो लोएस्ट पावर ऑफ एक्स है, ठीक है, जो लोएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसको क्या करना है आपको जीरो से, जो कोफिशिएंट लोएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, लोएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उसको जीरो के बराबर कर देना है। जब आप जीरो के बराबर करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, तो आपका जो m का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है, m का वैल्यू आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है। m का वैल्यू जब ऑब्टेन होगा, यानी कि जिस इक्वेशन से आप m का वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन को हम बोलते हैं इंडाइसल इक्वेशन, इंडाइसल इक्वेशन। तो ये नया टर्म है इन फ्रोबनियस मेथड, तो आपको याद करना पड़ेगा। जब आपने ये इक्वेशन वैल्यू पुट करके ले आए तो उसमें जो लोएस्ट पावर ऑफ एक्स का होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको आपको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इक्वेशन जो है वो m के टर्म में प्राप्त होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडाइसल इक्वेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडाइसल इक्वेशन, ठीक है। अब जो है तो इस इंडाइसल इक्वेशन जो है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है इसमें, ठीक है। तो 6 जो इसका स्टेप है उसमें क्या करना है, जब वंस यू विल गेट द इंडाइसल इक्वेशन सो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ओके। तो m का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, m का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको वैल्यू या रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, रूट्स, यानी कि m का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा m1 और दूसरा आएगा m2, दिस इज द 6th स्टेप, ओके। तो m के 2 रूट्स होंगे और m विल हैविंग 2 वैल्यूज, वन इज m1 एंड अनदर इज m2, ठीक है। इस दोनों वैल्यू को लाने के बाद इसको 3 कैटेगराइज, दिस इज कैटेगराइज्ड इन 3 केसेस। जब आपके पास m1 और m2 का वैल्यू आ गया तो इसको 3 केस में बांटा हुआ है। केस नंबर 1, ओके। तो ये केस आप इंपोर्टेंट है, ये आप नोट करेंगे। केस नंबर 1 जो है उसमें क्या होगा कि इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2, जो m1 और m2 का वैल्यू जो भी निकलेगा अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, एंड इफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू नॉट अ इंटीजर, इंटीजर आपको पता है ना, -1 -2 +5 प्लस, यानी कि कोई परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है, इंटीजर है, ठीक है। तो इस केस के लिए इसका जो सेकेंड सॉल्यूशन है, मैं फर्स्ट सॉल्यूशन की बात कर चुका हूँ जो आपने एज्यूम किया है, इसका सेकेंड सॉल्यूशन निकालने का, फाइनल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है। केस 2 व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, जब m1 और m2 का वैल्यू सेम होगा, यानी कि m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए फिर अलग सॉल्यूशन होगा। एंड केस 3 व्हेन m1 इज नॉट इक्वल टू m2 बट m1 माइनस m2 विल बी एन इंटीजर, तो तीसरे केस में m1 और m2 का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, लेकिन अगर m1 और m2 का जब डिफरेंस करेंगे अगर ये इंटीजर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो केस थर्ड है उसका जो सॉल्यूशन है वो अलग निकलेगा। अब मैं ये केस आपको याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का जो 2 केस है, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, दिस इज नॉट योर सिलेबस, वो सिलेबस में है ही नहीं, आप क्यों पढ़ेंगे। केस 3 जो है वो आपके सिलेबस में है, और जब केस 3 वहाँ पे अप्लाई आ जाएगा तो जो पार्टिकुलर इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कन्वर्ट इनटू बेसेल्स इक्वेशन। दैट्स व्हाई मैं आपको बताया कि बेसेल्स इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको फ्रोबनियस
फ्रोबनियस मेथड को पहला समझना पड़ेगा, बिकॉज द बेसेल्स इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ फ्रोबनियस मेथड. दिस इज वन ऑफ द केस. दिस इज द इंडाइसल वैल्यू ऑफ m calculated from the indicial equation. When you will get the value of m1 and m2, so m1 and m2 will not be equal, and difference of m1 minus m2 or m1 and m2 will be integer. Then this equation is called Bessel's equation. और इसका जो solution है, ठीक है, उसका निकालने का तरीका मैं आपको जब सोल्व करूँगा तो बताऊँगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, केस फाइंड आउट करके आपको ये प्राप्त करना है कि ये कौन सा इक्वेशन है. लेकिन मैं आपको थर्ड केस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज इन योर सिलेबस. तो जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन में सोल्व करूँगा, दिस इज नॉट अदर थिंग, दिस इज ओनली बेसेल्स इक्वेशन. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. ये नया चीज़ है, ये नया टर्म है इसमें, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, अब सेवेंथ स्टेप इसका क्या होगा आप समझिए. इसका जो सेवेंथ स्टेप है वो है कि नाउ बाय अप्लाइंग इंडेक्सिंग मेथड all the power of x या all the term of x should be converted into x raised to m plus n. x raised to m plus n में आपको इसको कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग मेथड यूज करना है. लेकिन इसमें भी सेम बात है कि कोई समेशन है n इक्वल टू 0 और यहाँ पे x का टर्म m प्लस n प्लस 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको m प्लस n बनाना है तो 2 वहाँ से घटाना पड़ेगा. इसका मतलब इसका लोअर लिमिट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं बढ़ता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता. ये आपको ध्यान रखना है. ड्यू टू वैल्यू ऑफ m कैन बी एनी वैल्यूज. दैट्स वाई आपको ये चीज़ माइंड करना है, ध्यान में रखना है. which is different from that of power series method. अगर पावर सीरीज मेथड है तो यहाँ पे m का टर्म नहीं रहता है, केवल n का टर्म रहता है. और जितना पावर आप घटाते या बढ़ाते हैं x टू पावर n करने के लिए, वहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसमें वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है. लेकिन यहाँ पे जो फ्रोबनियस मेथड है उसका अगर आप इंडेक्सिंग मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपने एक बार इंडेक्सिंग लगा दिया, यानी कि सारा का सारा जो टर्म है वो x रेज़ टू m प्लस n के रूप में आ गया, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 8. ये थोड़ा सा टिपिकल है एज फार एज कंसर्न द पावर सीरीज मेथड. पावर सीरीज मेथड आप समझ गए, तो उसमें थोड़ा कुछ और चीज़ ऐड होता है जो डिफरेंट है. वो डिफरेंट चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, दोनों को खिचड़ी नहीं बनाना है. ठीक है, जब आपका ये हो गया x रेज़ टू m प्लस n के पावर में आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x m प्लस 1, इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको जो भी क्या करना है, आपको जीरो के बराबर करना है. जीरो के बराबर करना है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट जो भी होगा उसको जीरो के बराबर करना है. जब जीरो के बराबर होगा तब आपके पास रीअक्रेंस रिलेशन मिल जाएगा. रीअक्रेंस रिलेशन मिल जाएगा. लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पे ए नॉट, उसमें क्या था पावर सीरीज मेथड में कि ए नॉट A1 इस दोनों का वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन इसमें आपको निकालना पड़ेगा. ए नॉट का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, A1 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो अगर ये जो रीअक्रेंस रिलेशन है, देखिए यहाँ पे ये जो रीअक्रेंस रिलेशन है, इसका यूज करके आपको ए नॉट, A1, A2, A3, A4 अप टू A6 का रिलेशन निकलेगा. लेकिन हो सकता है कि आपका रीअक्रेंस रिलेशन से डायरेक्टली A3 का वैल्यू निकले. ठीक है, तो उसके लिए आपको A2, A1 और A नॉट का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, आपको n का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो लिमिट दिया हुआ है उसका वैल्यू डाल करके, ठीक है, इसका जो x रेज़ टू m है ना, इस टर्म को आपको जीरो के बराबर करके, ठीक है, ये वैल्यू जो भी मिसिंग वैल्यू है,
तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट नहीं निकल रहा है रिकन्सिलिएशन से, उसको निकालने के लिए ये मेथड यूज करना पड़ेगा, तभी आपका A0, A1, A2 का वैल्यू निकलेगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, तो M1 और M2 का वैल्यू डाल करके, ठीक है, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसके लिए अलग मैं फार्मूला बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो फार्मूला मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये फार्मूला जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे। सो दिस इज द ओवरऑल ब्रीफ ऑफ द फ्रोबिनियस मेथड एज वेल एज बेसल्स इक्वेशन। सो आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन ऑल द स्टेप्स, ओके, टू सोल्व द इक्वेशन बाय फ्रोबिनियस मेथड। मुझे लगता है कि ये जो ओवरव्यू मैंने बताया है वो आप उसको समझ गए होंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको जितने भी कंफ्यूजन है वो अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, दैट विल बी मोर क्लियर। ओके, कुछ कंफ्यूजन है अगर, ठीक है, तो उसको आप वीडियो पॉज करके उस चीज़ को पहले आप समझें घर पे, ठीक है, और नोटबुक और पेन निकाल कर उसको सॉल्व करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। करेक्ट है? सो नाउ वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है ऐसा है, सोल्व द बेसेल्स इक्वेशन, solve the Bessel's equation of order 2 in series, यानी कि जो मैं आपको इक्वेशन लिखूंगा वो बेसेल्स इक्वेशन से सोल्व करना है। ऑर्डर 2 का इक्वेशन है, ऑर्डर 2 का मतलब है n इक्वल टू 2, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और वो सीरीज में सोल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इजक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन वेयर यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो n के जगह पे क्या है 2 है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 2 डाल देंगे, तो ये इक्वेशन जो हो जाता है वो ऐसा हो जाता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन, है ना, और इसका सॉल्यूशन आपको बेसेल्स इक्वेशन है और इसका फ्रोबिनियस मेथड से इसको आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है, ठीक है, सोल्व करना है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहला क्या करेंगे, इसका फिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो ये फिजिबल तो है ही, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है तो होमोजीनियस है, यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है तो लीनियर डिफरेंशियल है, और इसका डबल डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस है, सेकेंड ऑर्डर है, लीनियर डिफरेंशियल है, और इसके वेरिएबल कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये फीजिबल है फॉर पावर सीरीज मेथड और फ्रोबिनियस, ये दोनों के लिए फीजिबल है। जब फिजिबिलिटी चेक कर लिया तब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट में P0x, P1x और P2x, ठीक है, इस तीनों का वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन का P0x क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद P1x क्या है, x है, और P2x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो आपको क्या चेक करना है, इसका ऑर्डिनरी पॉइंट। लेकिन अगर फ्रोबिनियस मेथड है तो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ओके। और यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जो है आपको x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ओके। तो एज्यूम x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, x इक्वल टू एज्यूम x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इसका मतलब है कि P0x मस्ट बी 0। तो P0x यानी कि ये क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर, और x के जगह पर अगर आप 0 डालेंगे तो P0x का वैल्यू 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। इसके दो पार्ट है, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा इरेगुलर। अगर वह रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इसका मतलब उसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a P1x अपॉन P0x, ठीक है। तो लिमिट a का वैल्यू कितना है 0,
x टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे a के जगह पे 0 डालेंगे तो x माइनस 0, p1x मतलब एक्स स्क्वायर और पी नॉट एक्स मतलब x यहाँ पे एक्स स्क्वायर, p1x मतलब x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको आगे जाएंगे, ठीक है, x टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है तो वैल्यू आता है 1। 1 यानी कि ये फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि इसका पहला कंडीशन एप्लीकेबल है। अब इसका दूसरा कंडीशन क्या है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a x माइनस a टू द पावर 2 इंटू पी टू एक्स अपॉन पी नॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 0 है, तो a की जगह पे क्या डालेंगे 0 डालेंगे, स्क्वायर इंटू पी टू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और यहाँ पे पी नॉट एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक्स की जगह पर आप 0 डालेंगे तो 0 माइनस 4 यानी कि माइनस 4। तो माइनस 4 इज अगेन अ फाइनाइट नंबर। इट मीन्स दैट whatever we have considered p naught x or x is equal to 0 a regular singular point is right, means regular singular point x is equal to 0 है, ये प्रूव हो गया because we have checked out the both the conditions for regular singular point। इसका मतलब है कि this equation can be solved by Frobenius method, you can write down, so this equation can be solved by Frobenius method। ठीक है, आ रहा है समझ में, कुछ गड़बड़ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इक्वेशन ऑल्सो वी टेक अनदर क्लास ऑल्सो बिकॉज दिस इज लिटिल बिट बिगर, ओके। और मैं आपको एक ही दिन में सारा चीज़ नहीं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपके सर के ऊपर से जाने लगे। जब ये एक बार पता चल गया कि ये इक्वेशन फ्रोमियस मेथड से सोल्व किया जा सकता है, तो नेक्स्ट क्या है स्टेप, एज्यूम द सॉल्यूशन, एज्यूम द ट्रायल सॉल्यूशन, यू हैव टू राइट ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। समटाइम्स यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेकिन हम क्या लिखते हैं ट्रायल सॉल्यूशन। ट्रायल सॉल्यूशन लिखना है y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n और x m plus n where m can be any value, m का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। जब y आपने एज्यूम कर लिया तो आपको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है ना। तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होता है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा a n m प्लस n इंटू एक्स एम प्लस एन माइनस 1। यहाँ पे चूंकि -1 है तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है फ्रोमियस मेथड में, बिकॉज कि जो भी इसमें चेंज होता है वह m उसको एडजस्ट कर लेता है। डेट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके जो लोअर लिमिट है और जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं हो जाता है ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन। d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n के वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा इन फ्रोमियस मेथड। यहाँ पे a n है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m प्लस n, ये वाला पावर नीचे आ जाएगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू m प्लस n माइनस 2, करेक्ट है। तो अभी हमने डबल डिफ्रेंशिएट निकाल लिया, तो अभी किसका किसका वैल्यू निकल गया आपके पास, y dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर। अभी अगला स्टेप क्या है, याद कीजिए, जो मैं आपको लिखाया हूँ, पेज पलटिए और देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि पुट द वैल्यू ऑफ y dy अपॉन dx एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इन द ओरिजिनल इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन जो आपका इक्वेशन पहला जो दिया हुआ है उसमें ये तीनों वैल्यू आपको डाल के देखना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, याद कीजिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0 है, यही तो इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना है आपको, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स और y का वैल्यू पुट करना है, तो पुट कीजिए, ठीक है। जब आप पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर d2y का वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n m प्लस n
m प्लस n माइनस 1 x रेज टू m प्लस n माइनस 2। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके। और यहाँ पे क्या है a n m प्लस n, ठीक है, और x रेज टू m प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब तीसरा वाला वैल्यू क्या पुट करना है, थर्ड जो टर्म है इसका उसमें पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यू क्या है ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और y का वैल्यू है समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी a n x m प्लस n, करेक्ट है, इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमको, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर इसके अंडर ले जाना है। जब हम अंडर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स टू पावर 2 है और यहाँ पे एक्स टू पावर m प्लस n माइनस 2 है। तो जब ये x वाला टर्म अंदर जाएगा तो ये m प्लस n माइनस 2 और प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x रेज टू m प्लस n आ जाएगा। जब इसको हम अंदर लेंगे तो लिख देते हैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n m प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू m प्लस n। वेरी सिंपल, ये समझ में आया क्या। लाइक वाइज अगर हम इस x को अंदर लेते हैं तो यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 है, और जब हम x अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा m प्लस n। फिर से एक बार समझिए, देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है और जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे, समेशन के अंदर लेंगे, तो यहाँ x वाले टर्म के साथ ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 है और ये प्लस 1 दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा m प्लस n। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए समेशन n इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी a n m प्लस n, यहाँ पे x रेज टू m प्लस n आ जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म हम अंदर लेंगे। जब हम अंदर लेंगे तो यहाँ पे m प्लस n है, और जब ये x वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा m प्लस n प्लस 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी a n x रेज टू m प्लस n प्लस 2, ठीक है। और माइनस ये 4 अंदर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी 4an x रेज टू m प्लस n। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x रेज टू m प्लस n है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इस तीनों टर्म को हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। जब एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और a n भी सब में है, तो a n और x रेज टू m प्लस n हम साथ में हटा लेंगे, बाजू में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ में भी कर सकते हैं। m प्लस n माइनस 1 यहाँ से मिलेगा, इसमें कौन सा टर्म मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस m प्लस n, ओके, बिकॉज कि a n और x m प्लस n हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें से जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा -4 बचेगा, ठीक है। और ये जो टर्म बच गया है जिसमें m प्लस n प्लस 2 है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में n इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी a n x रेज टू m प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, आपको इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे m प्लस n है, यहाँ पे भी m प्लस n है, तो इस m प्लस n को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये तो कॉमन है ही m प्लस n, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, m प्लस n कॉमन ले लेंगे इस दोनों टर्म में, तो क्या बचेगा यहाँ पे m प्लस n माइनस 1
ठीक है, और +1 ऐसा बचेगा, और -4, ठीक है, ऐसा करके बचेगा। और इस टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं, n = 0 to infinity an x⁻m + n + 2 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये -1 और +1 कट हो गया, तो यहाँ पे जब ये कट हो गया तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये m + n², ओके। तो यहाँ देखिए n = 0 to infinity an x⁻m + n, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा m + n² -2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 4 है यहाँ पे तो 4 का 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस समेशन ऑफ n = 0 to infinity an x⁻m + n + 2 = 0। करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब एक स्टेप और आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 समझ लेंगे। नाउ लेट इट बी इक्वेशन 2। आपका जो अगला स्टेप है उसको आप याद कीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x हैज टू बी इक्वेटेड टू 0। यानी कि इसमें अभी जो हमने सॉर्ट आउट किया है, इसमें x का जो लोएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को क्या करना है, आपको 0 के बराबर करना है, तब आपको कौन सा इक्वेशन मिलेगा, इंडाइसल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x का पावर यहाँ पे क्या है, m + n + 2 है, और यहाँ पे m + n है, तो दोनों में लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, x⁻m + n। तो इसका कोफिशिएंट कौन सा हो गया, एक तो ये हो गया और दूसरा n हो गया। आप यहाँ पे लिखिए कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वेटेड टू 0, ठीक है, उसको आपको इक्वेट करना है 0 से। तो इसका मतलब क्या है, an × m + n² - 2 का स्क्वायर = 0। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0 है, तो n के जगह पे क्या आपको डालना है 0, n के जगह पे क्या डालना है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a0, n के जगह पे 0 डालेंगे तो, ठीक है, और यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा m² - 2 का स्क्वायर = 0। लेकिन अभी a0 का वैल्यू आप 0 नहीं कर सकते, a0 का वैल्यू 0 नहीं कर सकते हैं, तो किसका वैल्यू 0 होगा, इस टर्म का वैल्यू 0 होगा, यानी कि m² - 2 का स्क्वायर = 0, यानी कि m² क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि m का वैल्यू हो जाएगा वो +2 और -2 होगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है m² - 2² = 0, दिस इज नथिंग बट एन इंडाइसल इक्वेशन। क्या है, इंडाइसल इक्वेशन। तो आप लिख सकते हैं दिस इज इंडाइसल इक्वेशन। जब एक बार इंडाइसल इक्वेशन मिल गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। तो m का वैल्यू कितना आ गया, +2 और -2। ठीक है, तो m का कितना वैल्यू आ गया, +2 और -2। इसका मतलब है कि दोनों में जो बड़ा है उसको m1 बोलेंगे और जो छोटा है उसको m2 बोलेंगे। तो +2 और -2 में बड़ा कौन सा है, +2, तो m1 का वैल्यू हो गया +2 और m2 का वैल्यू हो गया -2। यहाँ तक आ गए हम, m1 और m2 का वैल्यू निकल गया। अब इसका अगला स्टेप क्या है, आपको केस चेक करना है। क्या चेक करना है, केस, कि वेदर ये कौन से केस का है, ठीक है। तो अगर आप इसका केस वाई निकालेंगे तो m1 ≠ 0, m2, यानी कि m1 का वैल्यू +2 है और m2 का वैल्यू -2 है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। ये तो तीनों केस में है, नहीं, फर्स्ट और थर्ड केस में है, ठीक है। और m1 - m2 निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 2 -2, यानी कि इसका वैल्यू आता है 4। ये क्या है, 4 इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको तीनों केस बताया था उसका तीसरा केस है, केस नंबर
3, केस नंबर 3। और जब केस नंबर 3 है तो केस नंबर 3 इज नथिंग बट बेसेल्स इक्वेशन। दैट्स वाई मैं आपको पहले बताया हूँ कि जब मैं आपको एग्जाम्पल सोल्व करूँगा तो आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि ये केस नंबर 3 का कैसे। तो यहाँ तक हम आ गए हैं कि ये बेसेल्स इक्वेशन है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, आगे कैसे सोल्व होगा, ठीक है, बिकॉज अभी m1 और m2 का वैल्यू निकल गया है, तो ये जो आपको निकल गया है इक्वेशन, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट। और इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपको निकालना पड़ेगा रीअकरेंस रिलेशन, और रीअकरेंस रिलेशन निकालने के बाद आपको वैल्यू आ जाएगा a0, a1, a2, a3, a4 अप टू सो ऑन, इसका वैल्यू निकलेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा और दूसरा सॉल्यूशन जो है वह m1 और m2 के रेस्पेक्ट में निकलेगा, ठीक है, जो मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज का जो चीज़ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको वर्किंग रूल बताया किसका, फ्रोमनियस मेथड का, और बेसेल्स इक्वेशन इज वन ऑफ पार्ट ऑफ द फ्रोमनियस मेथड। उसके लिए हमने आपको सारे स्टेप्स बताए, इंडाइसल इक्वेशन कैसा निकालना है, फिर दो वैल्यू m1 और m2 का कैसा निकालना है, और केस बाय केस चेक कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा। तो कल आपके पास इसका फाइनल और कंप्लीट सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो that's it from today's lecture. In case of any query, anyway, you can write down in the comment section. You will be given an appropriate answer. Okay, thank you very much.